चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। कल हमने जो है माइंस एक्ट 1952 में सेक्शन नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह बता दिया था हमने कि क्या क्या जो है डेफिनेशंस हैं और क्या क्या प्रावधान है, कैसे पढ़ना है माइंस एक्ट को, है ना। और पढ़ने का तरीका वगैरह सब हमने इसमें बता दिया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन नंबर हम लोग का है 3। ठीक, तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सेक्शन नंबर 3 बोलता है एक्ट डज नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। हिंदी में इसका मतलब होता है कि एक्ट का कुछ जगह पर लागू ना होना, या एक्ट कुछ ऐसी जगह है जहां पर लागू नहीं होता है। क्या क्या होता है, जैसे देखिए, मान के चलिए आप किसी कोल माइंस में अगर कोल को निकाल रहे हैं, या मेटल माइंस में मिनरल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर कंडीशन है कि 6 मीटर से नीचे जमीन का जो सरफेस एरिया है, यानी कि ऊपरी परत है, उससे जस्ट 6 मीटर या उससे अधिक बढ़ते हैं, 6 मीटर से नीचे जब बढ़ते हैं, तो वो जो है एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। पहला कंडीशन आप समझ गए। अगर कोल का कंडीशन है तो सरफेस से 15 मीटर नीचे, अगर आप वहाँ पर 15 मीटर नीचे आप खोद करके कोयले को निकाल रहे हैं, तो वह भी जो है क्या हो जाएगा जी, वो भी माइंस के अंदर आ जाएगा। अगर 15 मीटर से ऊपर है तो नहीं। और बाकी के केस में जैसे मिट्टी पत्थर है, वहाँ 6 मीटर से ऊपर आप कभी कर रहे हैं माइनिंग, जैसे पत्थर वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह निकालते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा मिट्टी वगैरह की खुदाई होते रहती है, ठीक है, मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है ना। ठीक, तो 6 मीटर से ऊपर है तो नहीं होगा, 6 मीटर से नीचे है तो होगा। कोल के केस में 15 मीटर से नीचे है तो वहां पर एक्ट लागू होगा, 15 मीटर से ऊपर है तो नहीं होगा। किसी जगह पर 20 लोग या उससे ज्यादा, 20 से ज्यादा लोग काम पर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है एक्ट लागू होगा। 20 से कम लोग हैं तो वहां लागू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है कंडीशन, ध्यान से देखना एक एक पॉइंट। पहला कंडीशन, इसका पहला पॉइंट बोलता है कि एक के कुछ प्रावधान हैं ये हमेशा लागू होंगे, इनको छोड़ के बाकी सब जो है वो लागू नहीं होंगे। जैसे कि सेक्शन नंबर 7 है, 8 है, 9 है। 7, 8, 9, 45, 40 और 46, ठीक है, ये क्या होंगे, हमेशा ही लागू होंगे। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में लागू होंगे। बट बाकी के जो सेक्शन बचे, इनको छोड़ के पूरे सेक्शन की बात हो रही है, वो कुछ कंडीशन में लागू नहीं होते। जैसे कि सेकंड पॉइंट बोलता है कि एनी माइंस पार्ट देयर ऑफ द एक्सकेवेशन बीइंग टू प्रोस्पेक्टिंग पर्पस ओनली, नॉट पर्पस ऑब्टेनिंग मिनरल्स यूज और सेल। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझ में आ गया होगा कि वहां पर बोल रहा है कि ओनली आप किसी क्षेत्र में माइनिंग कर रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं। एक्सकेवेशन का हिंदी मीनिंग होता है खुदाई करना। एक्सकेवेशन कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग पर्पस से, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर ऑब्टेनिंग अ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को निकालने का काम नहीं कर रहे और मिनरल्स को सेल करने का काम नहीं कर रहा है। तो वहां पर कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि नॉट मोर देन 20% आर एम्प्लॉय, एक जगह पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम पर नहीं लगे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर कोल के केस में 15 मीटर से नीचे नहीं है और बाकी के केस में 6 मीटर से नीचे नहीं है। माइनिंग पॉइंट सुपर जसेंट रॉक के नीचे नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा ना, नो पार्ट ऑफ सच एक्सकेवेशन एक्सटेंड बिलो ग्राउंड माइंस, यानी कि बिलो ग्राउंड मतलब बिलो ग्राउंड हिस्सा, यानी कि सुपर जसेंट रॉक के नीचे नहीं है। या फिर एनी इंगेज, यहाँ पर जैसे कि एनी इंगेज जैसे कंकड़, मुरम, लेटराइट, बोल्डर, सिंगल एक्सकेवेशन, है ना, या फिर ऑर्डिनरी क्ले, चाइना क्ले, रोड मेटल, अर्थ, ठीक है, मटी चाल, यहाँ पर जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक, आ गया आपको समझ में। ठीक, जैसे कि कुछ जगह पर एक्ट लागू नहीं होता है, याद रखना। जैसे कि कंकड़, मुरम, लेटराइट, बोल्डर वगैरह है तो वहाँ लागू होगा। ठीक है, इनको छोड़ के जैसे कि मोल्डिंग है, सैंड है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास सैंड है, यहाँ पर जो है वो लागू नहीं होगा। इनको यहाँ पर इंक्लूडिंग जैसे कि चाइना क्ले,
ठीक है। वाइट क्ले फायर क्ले है, तो यहाँ पर हो गया आगे लागू, सॉरी यहाँ जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना कि एक जगह पर अगर मिनरल्स को सर्च करने का काम हो रहा है, मिनरल्स को निकालने या मिनरल्स को सेल और मिनरल्स को बेचने का काम नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ लागू नहीं होगा। एक दिन में किसी वर्किंग पर्पस के लिए काम में 20 से कम लोग लगे हैं, वहाँ लागू नहीं होगा। अदर केस में 6 मीटर और कोल के केस में 15 मीटर, अगर इससे कम खुदाई हो रही है तो लागू नहीं होगा। अगर वर्किंग जो है सुपर जैसे ग्राउंड के ऊपर है तो वहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर एक्सट्रैक्शन अगर आप कर रहे हैं कंकड़ मुरम ग्रेवल, ठीक है, ऑर्डिनरी क्ले, तो वहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि सैंड क्ले या फिर अदर जो मिट्टी वगैरह है वहाँ लागू नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने क्लियरली बताया गया है कि कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं। तो ये कंडीशन अगर है 15 से कम 20 से कम लोग लगे हैं, 6 मीटर से कम खुदाई हो रही है, कोल के केस में 15 मीटर से कम है, सुपर जैसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं है, ठीक, तो यहाँ पर लागू नहीं होगा, याद रखना। अब लागू कहाँ पर हो जाएगा, बाकी जगह पर तो लागू हो ही जाएगा ये। ठीक है, अब इसका एक और प्रोवाइडेड डेट लिखा है पॉइंट कि द वर्किंग डू नॉट बिलो ग्राउंड सुपर जसेंट, यानी कि इसका एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्किंग डू नॉट बिलो ग्राउंड सुपर जसेंट, है ना, सुपर जसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सटेंड द सुपर जसेंट। सुपर जसेंट आपको रॉक कल बताया था मैंने, अगर उसके नीचे आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ लागू हो जाएगा। वेयर इन द ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, यहाँ ओपन कास्ट माइंस है, जैसे कि ओपन कास्ट माइंस के बारे में बताया गया है कि अगर एक्सकेवेशन हो रहा है 6 मीटर से अधिक है, कोल के केस में 15 मीटर से अधिक है, ठीक है, और 50 से अधिक लोग लगे हैं और एक्सप्लोजिव का यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये ओपन कास्ट की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, और अगर एक्सप्लोजिव नहीं भी हो रहा है तो भी वो ओपन कास्ट की कंडीशन में आएगा ही, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग लगे हैं, क्योंकि वो कौन सा हो जाता है फिर माइनिंग, वो हो जाता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, तो ओपन कास्ट मतलब क्या हो गया, 6 मीटर से अधिक आप खुदाई कर रहे हैं, कोल के केस में 15 मीटर से ज़्यादा जा रहे हैं नीचे, 50 से ज़्यादा लोग आपके माइंस में लगे हुए हैं और एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपकी ओपन कास्ट माइंस हो जाएगी। तो याद रखना कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, 6 मीटर से कम, कोल के केस में 15 मीटर से कम, ठीक है, और सुपर जैसन ट्रॉक के ऊपर अगर आप माइनिंग कर रहे हैं ऊपरी हिस्से में, जितना बोला उसके जस्ट ऊपर आ जाइए, ठीक है, उसके ऊपर में तो लागू नहीं होगा, और जस्ट उसके नीचे जाएंगे तो लागू हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है। ओपन कास्ट माइंस का डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया है, एक टाइम पर 50 से ज़्यादा लोग लगे, 6 मीटर से ज़्यादा हो, कोल के केस में 15 मीटर से अधिक हो, और सुपर जैसन रॉक हो, ठीक है, सुपर जैसन रॉक इसमें हो तो लागू हो जाएगा। ये ओपन ओपन कास्ट है, ठीक है, एक्सप्लोजिव का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर जो है वो है 4, रेफरेंस टू टाइम ऑफ अ डे, है ना, यानी कि दिन के समय का हवाला। तो दिन का समय मतलब वही टाइम हो रहा है, जैसे आपकी घड़ी में 8 बज रहा है, ठीक है, रात के 8 बज रहे हैं, तो माइंस के घड़ी में भी रात के 8 ही बज रहे होंगे, यानी कि अलग कोई टाइम तो नहीं हो रहा है। तो वही बोल रहा है रेफरेंस टू टाइम अ डे, यानी कि दिन के समय का हवाला कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि एक्ट के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिया गया है। ठीक है, जो भी इंडियन घड़ी में आपकी घड़ी में समय हो रहा है वही आपकी माइंस में भी समय होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिया गया है, जो ग्रीनविच टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे होता है। कितना होता है, ग्रीनविच जगह है, याद रखना है, ग्रीनविच जो है यूके यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है, वहाँ पर जो घड़ी है उससे हमारा जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, जैसे हर कंट्री का अलग अलग थोड़ा टाइम डिफरेंस होता ही है, आपको पता है ना, जैसे अब पाकिस्तान का जो समय हमारे से
आधे घंटे पीछे चलता है। ठीक है, यूके का समय जो है 5.5 घंटे पीछे है। तो वही है, हर जगह का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। तो ग्रीनविच नामक जगह है यूके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, वहीं से जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है। वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वही हमारे माइंस का टाइम है। ठीक है, तो वही है रेफरेंस। अगर पूछे कि माइंस में टाइम का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 पर जो है हमने 4 सेक्शन तक देखा, 1 to 4 था। 1 में नॉर्मल चीज़ें थी, 2 में डेफिनेशन था, 3 में एक्ट सर्टेन केसेस नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है वो था। और 4 नंबर सेक्शन जो था अभी हमने जस्ट पढ़ा, वो था क्या था, रेफरेंस टू टाइम ऑफ अ डे, यानी कि दिन के समय का हवाला। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में। इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन। इंस्पेक्टर आपको बता दें कि एक होता है चीफ इंस्पेक्टर, जिसको हम बोलते हैं डीजीएमएस। उसके नीचे होते हैं रीजनल इंस्पेक्टर, जिसको हम बोलते हैं डीएमएस। ठीक है, चलिए तो इंस्पेक्टर के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला बोलता है चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, तो आपको बता दें कि चीफ इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि डीजीएमएस का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके करती है। ठीक है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो माइनिंग में बीटेक होना चाहिए, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। उसी को हम चीफ इंस्पेक्टर बना सकते हैं और वो अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। और जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और चीफ इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं। चीफ इंस्पेक्टर उनका जो है बॉस रहेगा। ठीक है, याद रखना, वो रीजनल इंस्पेक्टर होंगे। ठीक, और चीफ इंस्पेक्टर सबसे ऊपर है। आइए देखते हैं पॉइंट क्या बोलता है, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। पहला पॉइंट लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन टू ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट सच अ पर्सन ऑफ क्वालिफाइड टू द चीफ इंस्पेक्टर, है ना। क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके उचित क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को एज अ चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और चीफ इंस्पेक्टर के नीचे जो होंगे वो सब नॉर्मल दूसरे इंस्पेक्टर होंगे, जैसे कि रीजनल इंस्पेक्टर भी हो सकता है या अदर इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। वो सब होंगे सब ऑर्डिनेट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर के नीचे रहेंगे, वो सब ऑर्डिनेट कहलाएंगे। ठीक है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंट द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैविंग टू द इंस्पेक्टर अपॉइंट टू कंटिन्यू ऑफिस, है ना। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड टू माइनिंग राइट ऑफ इंडिया, है ना। कोई भी ऐसा पर्सन जो माइन से मतलब जानता नहीं है उसको चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंडीशन में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन को आपने कर दिया, उसके लिए कुछ नियम कानून है। ठीक है, जैसे चीफ इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन होता है कि आपको जो है उचित क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आपको अपॉइंट किया जाएगा। उसके नीचे भी जो चीफ अदर इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, मेडिकल इंस्पेक्टर होता है, याद रखना। ठीक है, वो भी उचित क्वालिफिकेशन वाले ही रहते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वो भी जो है इंस्पेक्टर के फॉर्म में काम कर सकता है। आपको बता दूं मैं कि जो कलेक्टर होता है, डीएम जिसको बोलते हैं, वो भी इंस्पेक्टर की तरह काम कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि वह जो है सेक्शन नंबर 22 और 22A और सेक्शन नंबर 61 के अधीन उसको इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो एक्शन ले सके। ठीक है, मतलब सिंपल समझ में आया। सबसे पहले आपने चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया, उसके नीचे आपने सबऑर्डिनेट किया, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं, या उनको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी बोलते हैं, वो अपॉइंट किया। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप माइंस में डीएम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि एक जिले का कलेक्टर होता है, उसको भी एज अ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन के अनुसार। बट उसके लिए नियम यह है कि वो सेक्शन नंबर 22 ए और 61 के अधीन वो एक्शन नहीं ले सकता। याद रखना ये तीन चीज। ठीक है, कि अगर डीएम जो है एज अ इंस्पेक्टर बनता है तो किसके अधीन वो एक्शन नहीं लेगा,
तो ये वाले सेक्शन पर वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और इंडियन पीनल कोड के अनुसार जो चीफ इंस्पेक्टर होंगे वो एक पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट यानी कि जिस प्रकार से कलेक्टर होता है ना लोगों के लिए, उसी प्रकार से चीफ इंस्पेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट होंगे आईपीसी के अंतर्गत। चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके नीचे कौन होंगे? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होंगे, उनका उचित क्वालिफिकेशन होगा। ये पब्लिक सर्वेंट होंगे। और डीएम भी एज है जो है 4 पॉइंट है इसमें। डीएम भी इंस्पेक्टर के पद पर काम कर सकता है। ठीक। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 5 तक हो गया। सेक्शन नंबर 6, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर का काम क्या होगा। तो इंस्पेक्टर का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाली जो माइंस हैं उनमें जा करके वो जांच कर सकता है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है। दिन या रात कभी भी जा करके डे और नाइट में जाके जांच कर सकता है। वहां देख सकता है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है। वहां पर जो भी होगा माइंस मैनेजर या एजेंट वगैरह जो भी होगा उस हाई पावर का, उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। ये पहला पॉइंट वही है। चीफ इंस्पेक्टर में बी अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंडीशन में बी थिंग टू इम्पोज द ऑर्डर ऑफ राइटिंग ऑथराइज द इंस्पेक्टर। ठीक है। एंड class of inspector is specified thereof the exercise to the power of chief inspector under this act as the स्पेसिफाई है ना, बोल रहा है वही कि चीफ इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर अपने नीचे कोई अदर इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लेवल का इंस्पेक्टर क्लास का व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। वो जा करके जो है उसको वो पावर दे देगा, थोड़ी बहुत पावर रहेगी उसके पास भी, वो जाके जांच कर सकता है। क्योंकि एक चीफ इंस्पेक्टर कितनी जांच करेगा, तो वो तो पूरा नहीं करेगा। इसीलिए रीजनल इंस्पेक्टर है ना। वो तो भाई डायरेक्टली जब जैसे कोई बड़ा केस होता है एक्सीडेंट वगैरह, या कोई बड़ी मशीन आ रही है, या कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम होता है तभी वो आता है। ठीक है। बाकी छोटे मोटे लोग तो आते रहते हैं। तो वही बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चीफ इंस्पेक्टर जो है वो अप्रूवल होगा, और वो अपने सबऑर्डिनेट अपने नीचे लोगों को बोल सकता है कि भैया आप जाइए जांच वगैरह करिए, देखिए परखिए। ठीक है। ध्यान दीजिए। ओके। चीफ इंस्पेक्टर जो है वो राइटिंग में लिख देगा प्रोहिबिट टू रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज एनी इंस्पेक्टर। ठीक है। वो इंस्पेक्टर का नाम वगैरह लिख करके देगा कि हमारा ये व्यक्ति है, ये जा रहा है आपको माइंस में जांच करने, उसको पावर दे देगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कभी भी जाके जांच वगैरह कर सकता है, रूल्स रेगुलेशन देख सकता है, और वो अपने नीचे ऑर्डर दे सकता है। तो फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर यही है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन नंबर 7 जो बोलता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का क्या पावर है। आपको समझ में आ गया इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का मतलब क्या बताया मैंने, कि ये चीफ इंस्पेक्टर से नीचे है। ठीक है। जैसे रीजनल इंस्पेक्टर है उसी का जैसा है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इनके पास पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो चीफ इंस्पेक्टर है उसने दिया है इनको पावर। ठीक है। क्योंकि सभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही है, पर उसके जो मेन है वो डीजीएमएस है, और डीजीएमएस के नीचे ही है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्या लिखा है पहला पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में बी, चीफ इंस्पेक्टर और दूसरा इंस्पेक्टर जो है वो क्या करेगा, मेक टू सच एग्जामिनेशन इंक्वायरी टू फिट वेदर द प्रोविजन द एक्ट रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉ ऑर्डर द। ठीक है। सब ऑब्जर्व टू एनी माइंस, यानी कि किसी भी माइंस में जा करके वहां पर जाके देख सकता है कि वहां एक्ट के अधीन रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉ लागू हो रहा है या नहीं। ठीक है। ये लिखा है सेकंड पॉइंट कि थिंग टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्शन कर सकता है, एग्जामिनेशन फॉर डे और नाइट, दिन या रात कभी भी जा सकता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है। याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक। इसके बाद पॉइंट क्या है, एग्जामिनेशन इनटू टू इंक्वायरी रिस्पेक्टिंग द स्टेट कंडीशन एनी पार्ट ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है। मतलब वो जाग सकता है, दिन रात में जा सकता है। ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जिसको पावर दी गई है चीफ इंस्पेक्टर के अधीन,
ठीक है, वो जा सकता है दिन रात कभी भी, वो वहाँ पर जाकर के वो रूल्स रेगुलेशन देख सकता है, माइंस का अंदर ही भीतरी हिस्सा देख सकता है कि भाई वेंटिलेशन सिस्टम सही है क्या नहीं, ठीक है, वहाँ पर जो लोगों के अधिकार हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, जैसे माइंस में वर्कर को पानी पीने की सुविधा मिल रही है कि नहीं, वर्कर की सुनवाई हो रही है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, माइंस में कभी कोई दिक्कत हो गया तो उसके ऊपर हो रही है कि नहीं, लोगों से मिल सकता है, बात कर सकता है, यही चीज़ है, ठीक है, इसमें आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, कंडीशन वही है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 8 पर, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर एंटर टू मेजर, यानी कि बोल रहा है कि स्पेशल ऑफिसर क्या होते हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं, वो जा करके माइंस में आपकी जांच करते हैं कि भैया हम आए हैं जांच करने के लिए, तो वो क्या करता है उसके लिए एक कंडीशन दी गई है, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर क्या होता है, वो अपॉइंट किया तो जाता है बट उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जिस भी माइंस में जो है वो स्पेशल ऑफिसर जाएगा, वो उस माइंस के मैनेजर को एटलीस्ट कम से कम 3 दिन पहले, कितने, 3 दिन पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि सर हम आ रहे हैं जांच करने, हम स्पेशल ऑफिसर हैं, ये लिखा है कि एनी पर्सन टू सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी ऑथराइज दिस बिहाफ ऑफ स्पेशल ऑर्डर टू चीफ इंस्पेक्टर, ने कि चीफ इंस्पेक्टर के बिहाफ में अपॉइंट किया गया कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो काय के पर्पज से, पर्पस ऑफ सर्वेइंग लेवलिंग मेजरिंग एनी माइंस, यानी कि माइंस में कोई भी काम हो, जैसे सर्वे का काम हो, वेंटिलेशन का काम हो, मेजरमेंट का काम हो, वो काम करने जा सकता है, नॉट लेस देन 3 डेज बिफोर नोटिस टू मैनेजर, है ना, इंटर टू माइन सर्वे लेवलिंग, कम से कम माइंस के मैनेजर को वो 3 दिन पहले इन्फॉर्म कर देगा कि सर हम आ रहे हैं, और 3 दिन पहले इन्फॉर्म कर देगा, और उसके बाद जाएगा माइंस में, ठीक, और देखेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है, तो कितने दिन, 3 दिन पहले सर्वे लेवलिंग मेजरिंग का काम करने के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा चीफ इंस्पेक्टर से, और मैनेजर को 3 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा माइंस में जाने से पहले। तो 2-3 कंडीशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 पर। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, क्या बोलता है, फैसिलिटी टू अफोर्डेड इन अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर, यानी कि फैसिलिटी आपको देना है, तो याद रखिएगा कोई भी इंस्पेक्टर आपकी माइंस में जांच करने आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी इंस्पेक्टर, ठीक है, वो उसके लिए ऑनर एजेंट मैनेजर उसको उचित सुविधाएं प्रदान करेगा, ये लिखा है कि एवरी ऑनर एजेंट मैनेजर टू सेल बी अफोर्ड टू चीफ इंस्पेक्टर एनी पर्पस ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, वो एनी ऑथराइज टू सेक्शन, ठीक, तो क्या करेगा कि कोई भी ऑनर एजेंट मैनेजर है वो माइंस में जो भी व्यक्ति आ रहा है जांच करने के लिए उसको उचित फैसिलिटी उचित सुविधाएं देने का काम करेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, देना है। सेक्शन नंबर 9 हो गया। अब 9A है, ये 9A होगा, यहाँ 6A लिखा है, यह है 9A, ठीक है, सेक्शन क्या बोलता है, फैसिलिटी टू प्रोवाइड द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे यानी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर वो जांच करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है, और आपको पता है कि इंस्पेक्टर भाई कुछ भी जांच कर सकता है, ये लिखा है द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर टू ऑफिसर अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द राइटिंग ऑफ द बिहाफ ऑफ दिस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग डे, क्या बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर या अदर कोई ऑफिसर है वो कभी भी वर्किंग डे में दिन में या रात में आ करके जांच कर सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कर सकता है, ठीक है, ऑनर एजेंट मैनेजर उसको उचित फैसिलिटी देगा उसी, ठीक है, और वो दिखवाएगा उसको, पूरी प्रॉपर जो है वो सुविधाएं दी जाएगी जांच करने के लिए, जो प्रोसेस है उसके में कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, एवरी माइंस में जो है वो जा करके सेफ्टी वगैरह हेल्थ सर्वे वगैरह कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, ठीक, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस नॉर्मल चीज़ है 9A में। अब आते हैं सेक्शन नंबर
10 पर। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? सिक्रेसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। तो याद रखना कि जैसे कोई भी इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर गया, रीजनल इंस्पेक्टर गया, अदर इंस्पेक्टर गया, तो क्या होता है कि वो जांच करने के बाद ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हल्ला कर देगा, सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस जानकारी को एकदम सीक्रेट रखेगा, गोपनीय जिसको बोलते हैं, वो किसी को बताएगा नहीं। ठीक है, याद रखना। क्या बोलता है? ऑल कॉपीज एंड द एक्सट्रैक्ट टू रजिस्टर अदर रिकॉर्ड। जो भी रजिस्टर रिकॉर्ड, जो भी उनने सीज किया है, रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड है, अदर इंफॉर्मेशन, वो एक्वायर टू चीफ इंस्पेक्टर अदर इंस्पेक्टर एनी असाइडिंग टू हिम कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्वे, यानी कि सर्वे करने का कोई भी चीज जो जानकारी मिली है सेक्शन नंबर 8 सेक्शन नंबर 9 के अधीन। ठीक है, जो भी चीज मिली है उसको वो सीक्रेट रखेगा, वो देगा नहीं। बट कुछ कंडीशन में कुछ लोगों को दिया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई कमेटी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो जांच कर रही है वो मांगती है तो उसको देना है। सेक्शन नंबर 12 के अधीन जो कमेटी है उसको दे देना है अगर वो मांगती है तो। ठीक है, सुपरवाइजर जैसे है, ऑनर एजेंट मैनेजर है, तो उनको वो रिकॉर्ड दिया जा सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, इंस्पेक्टर है तो उनको दिया जा सकता है। ठीक, कंट्रोलर आईवीएम है जैसे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है तो उनको दिया जा सकता है। कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, उनको दिया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई ऑफिसर है उसको दे सकते हैं। ठीक, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा लोग हैं इनको दे देना है, बाकी सभी लोगों को नहीं देना है। बस इतना याद रखना है कि सेक्शन नंबर 10 बोलता है गोपनीयता मेंटेन करना, सेक्शन नंबर 11 बोलता है सर्टिफाइंग सर्जन। इसके लिए मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ कि सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है। सर्टिफाइंग सर्जन का मतलब जो होता है वो होता है डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, याद रखना। ठीक, सर्टिफाइंग सर्जन जो है अकॉर्डिंग टू एक्ट अपॉइंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, ये बोलता है। और वो भी एक लिमिट के अंतर्गत होगा, और वो भी जो काम करेगा, जैसे माइंस में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका मेडिकल चेकअप वगैरह करने का काम वो करेगा। ठीक है, जैसे आईएमए पीएमए वगैरह करना है तो वो करेगा। सिंपल सीधी सी बात है, सर्टिफाइंग सर्जन का काम यही होगा। एक लोकल लिमिट के लिए होगा, लोकल लिमिट मतलब कि एक एरिया के लिए होगा। ठीक है, यानी कि पूरे जिले या फिर कोई मान के चलिए कोई स्टेट है तो उसके लिए एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। तो जितने भी होंगे, सर्टिफाइंग सर्जन का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगा। और वो कौन होंगे सर्टिफाइंग सर्जन? एक डॉक्टर्स होंगे। ठीक है, और वो काम क्या करेंगे? वो माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों का आईएमई पीएमई या मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। बस यही है सर्टिफाइंग सर्जन का काम। चलिए, कंप्लीट हो गया सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में भी जानकारी। यहाँ से जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक, सेक्शन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 पर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। चलिए तो देखते हैं, सेक्शन नंबर हमारा जो है वो 12 आ चुका है। सेक्शन नंबर 12 जो बोलता है, ये बोलता है कमेटी के बारे में। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 3 और सेक्शन नंबर 12। ठीक, तो आपको सेक्शन नंबर 3 से 5 से लेकर के 11 तक हमने कंप्लीट कराया, वो सेकंड चैप्टर था। और अब जो है 12 से लेकर के 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ये 15 तक जो रहेगा ये थर्ड चैप्टर रहेगा, उसके बाद फोर्थ चैप्टर। ठीक, सेक्शन नंबर जो है 20 तक आज कवर कर लेना है। सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है? कमेटी के बारे में। आपको मैं बताऊं कि जो कमेटी होती है ना, इसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमेटी का गठन करती है। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 8। कौन कौन होंगे? पहला होगा चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, समझना पहले, इसमें चीफ इंस्पेक्टर होगा। दूसरा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति, जो कि एज अ चेयरमैन रहेगा। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगा वो तो रहेगा ही, पहला। और दूसरा इसमें जो रहेगा वो चेयरमैन रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उस व्यक्ति को भी। ये हो गए दो। दो व्यक्ति होंगे जो माइनर के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए होंगे।
ठीक है, कितने हो गए 4। 2% जो होंगे वो होंगे अपना ऑनर के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट साइड से बात करेंगे वो लोग। ठीक है, ये हो गए 6 लोग। और 2% ऐसे होंगे जो किसी माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर रहे होंगे, हालांकि वो माइनिंग से जुड़े हैं बट वो माइनिंग में डायरेक्टली जुड़े नहीं है, मतलब कि किसी माइंस वगैरह में नहीं है। जैसे कोई प्रोफेसर हो सकता है या फिर कोई अधिकारी वर्ग का हो सकता है, जैसे कि कोई सैंपल वगैरह का काम करे, सर्वे वगैरह का काम करे, उस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 12 बोलता है कमेटी के बारे में। पहला पॉइंट तो वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमेटी का गठन करेगी। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है क्या है, ए नंबर का, अ पर्सन टू सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग तो चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ करके, ठीक है, अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू चेयरमैन, टू एज चेयरमैन। ठीक है, यानी कि पहला चीफ इंस्पेक्टर वो तो रहेगा ही, उसको छोड़ करके दूसरा पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधीन अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति वो हो गया अपना चेयरमैन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया डीजीएमएस। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर एक हो गया, एक चेयरमैन हो गया, दो। ये देखा लिखा है नीचे सी नंबर का, टू पर्सन रिप्रेजेंट टू इंस्पेक्ट माइनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन 2 पर्सन जो होंगे वो माइनर्स के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए, और 2 पर्सन, ये लिखा है 2 पर्सन ऑनर के रिस्पेक्ट में, और ये लिखा है कि 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर नॉट डायरेक्टली इन माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टली नहीं होंगे। ठीक है, बट ये होंगे जरूर। ठीक है, तो यही कंडीशन है, आपको समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से 8 लोग होंगे इसमें। एक हो गया चेयरमैन, दूसरा होगा चीफ इंस्पेक्टर, 2 माइनर के रिस्पेक्ट में, 2 ऑनर के रिस्पेक्ट में, और 2 जो है डायरेक्टली वो माइनिंग इंजीनियर होंगे बट वो माइनिंग से जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, नॉट इंगेज टू एनी माइन। ठीक, ये हो गया। कम से कम एटलीस्ट जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक एक पर्सन भले कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि पॉइंट सी के अनुसार एक माइनर के रिस्पेक्ट में बोलने वाला कम हो जाए, ठीक, या फिर जो है ऑनर के रिस्पेक्ट में बोलने वाला कम हो जाए। ये 2 लोग कम हो सकते हैं, एक एक हो सकता है, माइनर और ऑनर की तरफ से एक एक हो सकते हैं। तो इतने लोगों का आपका एक कमेटी बन जाएगा। तो टोटल मेंबर इन कमेटी कितने हो गए 8। और कम से कम किसी कमेटी में रह सकते हैं, अगर बाई चांस अगर इतने लोग नहीं हो पा रहे हैं तो एक माइनर और एक ऑनर की तरफ से एक एक हो जाएगा। तो कम से कम कितने हो सकते हैं 6। ठीक है, तो याद रखना कि कमेटी का जो गठन है वो कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पहला कंडीशन। कमेटी में टोटल मेंबर कितने होंगे 8। कमेटी में चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी तो मैंने आपको नंबर्स बता ही दिए कि कौन कौन है। आ गया समझ में कमेटी के बारे में। बाकी डिटेल्स है ये आपके सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है कि विदाउट द प्रीजस्टिस ऑफ जनरलिटी सब sections 1 the central government may be constitute the one or more committee to specify therein relating to part of any territory, है ना। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एक या एक से ज्यादा कमेटी बना सकती है। ठीक है, वो कितनी भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और कमेटी जो जांच करेगी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगी किसको, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, याद रखना। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 पर, बोलता है कि फंक्शन ऑफ द कमेटी, यानी कि फंक्शन का हिंदी मीनिंग होता है कार्य। ठीक है, तो कमेटी कौन सा काम करेगी। पहला पॉइंट क्या है, कमेटी टू कंस्टिट्यूट सब सेक्शन 1 to 12, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन 1 के अधीन कमेटी बनेगी, कंस्टिट्यूट होगी यानी कि बनेगी। ठीक है, तो ये तो हमको पता है, हमने पढ़ भी लिया उसको। ठीक, कंसिडर टू प्रोपोजल रूल्स रेगुलेशन में बी एक्ट टू अप्रोचिएट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन रिकमेंड किए हैं उसको देखेगी वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट, सच इंक्वायरी टू एक्सीडेंट, यानी कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी जांच करने का काम करेगी कमेटी। ठीक है,
और इसकी रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देगी वो। तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर कोई अपील होता है, मतलब कि अपील का मतलब क्या होता है कि कभी कभी रूल्स रेगुलेशन बनाने में भी गलती होती है ना, या इसके अधीन कोई, क्योंकि हमें आपको पता है कि सभी लोगों को पता है कि रूल्स रेगुलेशन में समय के हिसाब से सुधार होता रहता है, तो वो जो है अपना उसको जांच वगैरह करना या उसमें सजेस्ट करना, उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को बात बताना कि सर इसमें ये वाला चेंजेस कर दीजिए, अब इसकी जरूरत है ना। जैसे क्या होता है आपको मैं बताऊं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जैसे कोयले के सेक्टर में ही बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर बना रही है कोल मेटल के लिए, तो उसको क्या करेगी, कमेटी के पास भेजती है, कमेटी उसको देखती है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो वही चीज है कि रूल्स रेगुलेशन एक्ट के अधीन जो है वो अपील को सुनना या डिसाइड करना कि वो सही है या नहीं। ठीक, आपको समझ में आ गया कमेटी क्या क्या काम करेगी, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम करेगी, बनवाने का, ठीक है, उसको जांच वगैरह करेगी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ उसकी जांच करेगी, ठीक है, या माइंस में रूल्स रेगुलेशन का रिकमेंडेशन हो रहा है, लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेगी। ठीक, आगे समझ में, यही करेगी। अब पावर्स ऑफ कमेटी, यानी कि कमेटी को किस तरीके की पावर दी गई है, तो आपको मैं बता दूं कि कमेटी को जो पावर दी गई है वो एज अ इंस्पेक्टर के अधीन दी गई है। मतलब जो इंस्पेक्टर को पावर है ना कि वो जांच कर सकता है कभी भी, वैसा ही पावर कमेटी को भी, ये लिखा हुआ है कि कमेटी टू कंस्टिट्यूट अंडर द सेक्शन नंबर 12 ऑफ द पावर एंड इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, एक्ट के अधीन जो इंस्पेक्टर को पावर है वही दी गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अधीन उनको पावर दी गई है। ठीक है, बस। अब आता है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। मान के चलिए कि कभी भी कोई कमेटी जांच करती है तो उसका रिकवरी कौन करेगा भाई, उसके पैसे कौन देगा। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती ही है। क्यों देगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है कमेटी को, तो कमेटी का पहला जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। बट क्या होता है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट की जांच करती है, जैसे कमेटी बनी, उसने जांच करी, उसको ऐसा लगता है कि ये गलती मैनेजमेंट की है, ठीक है, मैनेजमेंट की गलती है, तो वो क्या कर सकती है कि मैनेजमेंट की गलती होने के नाते अब वो क्या करेगी कि फिर उसका जो खर्चा है वो ऑनर और एजेंट को देना होगा। ठीक है, याद रखना, ऑनर और एजेंट को देना होगा। ठीक, याद रखना, माइंस को, मैनेजर को नहीं, ऑनर या एजेंट देगा। ये लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी डायरेक्ट टू expenses any inquiry conducted by the committee constituted the section number 12 bond to the whole or part of the owner agent means consult to amount of direct paid to application by the chief inspector or any inspector, ठीक है, magistrate to having judges to place, ठीक है, where is the mine situated, where is the owner agent, ठीक है, to the time being residence covered to the distress sell any मूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर ऑनर या एजेंट उसके खर्चे को नहीं देता है तो क्या कर सकती है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है ऑनर एजेंट की, जैसे कोई गाड़ी है या माइंस है, कोल है, कोई भी है, मेटल है, तो उसको डायरेक्टली वो बेच सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है, उसको नीलाम कर सकती है और नीलाम करके वहां से पैसे को लेगी। ठीक है, अगर ऑनर एजेंट नहीं दे रहा है तब, ऑनर एजेंट नहीं देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, अगर 6 हफ्तों के अंदर पेमेंट नहीं किया तो, ठीक है, याद रखना है। ये तो समझ में आ गया कौन पेमेंट करेगा। कमेटी के बारे में और जानकारी जो है ना वो रूल्स में भी लिखी है, रूल नंबर 3 से लेकर के 20 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कमेटी के मतलब लिखा हुआ है कि कमेटी का खर्चा कौन देगा, कमेटी में कैसे लोग होंगे, क्या है, मतलब बाकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्राइब की गई है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्ट जो है वो कानून है, इसके अधीन रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उनमें इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिले तो आगे मिलेगा भी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं, माइनिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ द माइन। सेक्शन नंबर जो है वो 16 बोलता है नोटिस टू गिवन माइनिंग ऑपरेशन,
कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए कुछ नोटिस देना होता है, कुछ लीगल प्रावधान है, ठीक है, कि किनको किनको नोटिस देना है। सबसे पहला बोलता है कि जब भी कोई माइंस ओपन होती है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ कमिशमेंट ऑफ द माइंस, यानी कि माइनिंग स्टार्ट होने से पहले या वर्किंग स्टार्ट होने से, खुदाई स्टार्ट होने से जगह पहले, जैसे आपने जमीन को लीज पे लिया है, जस्ट लीज पे लेने के उसके तुरंत बाद में ही ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर वर्किंग स्टार्ट होने से पहले चीफ इंस्पेक्टर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी कि आईबीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर, ठीक है, इनको जो है नोटिस देगा, ठीक है। वो स्पेसिफाइड फॉर्म में होता है, वो रेगुलेशंस के अनुसार है कौन से फॉर्म में देना है। तो आपको क्या रखना है याद कि भैया माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ऑनर एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, आईबीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देता है, ठीक है, माइनिंग वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और एटलीस्ट कितने दिन पहले देता है, 1 मंथ, कम से कम 1 महीना, कम से कम है ये, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। ज्यादा तो कितने 6 महीने पहले भी दे सकता है कि हम सर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, पर एटलीस्ट जो है वो 1 महीने पहले आपको नोटिस दे देना है वर्किंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो समझ गए आप कि वर्किंग स्टार्ट होने से कितने दिन पहले या माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले कितने दिन पहले देना है नोटिस। सेक्शन नंबर 17 बोलता है मैनेजर, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 के अधीन मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। होल ऑफ द माइंस यानी कि पूरी जो माइंस है वो मैनेजर के अधीन रहेगी। ये लिखा है कि सेव टू द अदरवाइज प्रिस्क्राइब द एवरी माइन शैल बी अंडर द सोल ऑफ मैनेजर टू हैव द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑनर एजेंट एवरी माइन। ऑनर एजेंट जो रहेगा वो उचित क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को मैनेजर के रूप में अपॉइंट करेगा, मतलब कि उसके पास जो है उचित क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन रेगुलेशंस के अधीन है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि कैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके अधीन जो है मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। याद रखना कि सेक्शन नंबर 17 के अधीन मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, ऑनर और एजेंट करता है, ठीक है, उचित क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को करता है। याद रखना कि एजेंट खुद को भी एज अ मतलब मैनेजर अपॉइंट कर सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तब, ठीक। जब भी माइंस में मैनेजर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, मैनेजर क्या करेगा, वो मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन का काम करेगा। जब भी अपॉइंट किया जाएगा ऑनर एजेंट इसकी तुरंत ही जानकारी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर वगैरह को दे देगा, ठीक। इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ करके अदर किसी भी कंडीशन में आपको जो काम है वो मैनेजर के अधीन ही करना है, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आप किसी और से करवा सकते हैं, ठीक है, और पूरी माइंस जो है वो मैनेजर के अंतर्गत रहती है। मैनेजर का जो माइंस का जो मैनेजर होता है वो बॉस होता है, याद रखना, सब उसी के अधीन चलता है। तो मैनेजर आपको समझ में आ गया किस सेक्शन के अधीन होगा, कौन इसको अपॉइंट करेगा और क्या ये काम करेगा मैनेजर, ठीक है, ये सब तो हमने बता ही दिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 पर। सेक्शन नंबर 18 जो बोलता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर। ऑनर एजेंट और मैनेजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है कि किसका क्या ड्यूटी है। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, मैनेजर का क्या है, माइंस से रिलेटेड है, माइंस में जाना, चेक करना, सरफेस पे घूमना, वर्किंग प्लेस देखना, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन का काम करना, ठीक है, किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय अपॉइंट करना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एजेंट का काम समझना, एजेंट को जो रहेगा वो एजेंट जो रहेगा वो मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन तो देखेगा ही, ये तो 4 काम करेगा ही, प्लस में फाइनेंशियल कंडीशन को देखना, ठीक है, मतलब जो भी सैलरी वगैरह किसको कितनी मिल रही है, पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एजेंट का काम हो जाएगा, ठीक। और जो ऑनर होगा ये माइंस पूरा बॉस है, इसको बस जमीन को देखना है कि लीज पे लिया है नहीं लिया है, ठीक है, खरीदा है या लीज पे ली गई है, किस प्रकार की जमीन है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और उसके अधीन जो है वो नियम कानून से चल रही है कि नहीं माइन, ठीक है, मैनेजर ऑनर मैनेजर या एजेंट काम कर रहे हैं कि नहीं उसके अंतर्गत, सब ये देखना है, ठीक। ये लिखा है ऑनर एजेंट एवरी माइन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल,
क्या बोल रहा है, ऑनर और एजेंट जो होगा वो फाइनेंशियल कंडीशन को देखेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेसेसरी फॉर द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉ के अधीन काम हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो बस इतना ही याद रखिए जो मैंने आपको समझाया है, बस इतना ही चीज है इसमें। सेक्शन नंबर जो है वो 19 पर आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 19 बोलता है ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, ठीक है। तो कितने लीटर पानी रखना है, ठीक है, इसमें जो जानकारी है अभी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी रूल्स में, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि आपको इफेक्टिव अरेंजमेंट करना है ड्रिंकिंग वाटर का, सफिशिएंट सप्लाई देना है जब भी आपकी माइंस चलती है तो उस दौरान, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो होगा वो चीफ इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार आपको सुटेबल प्लेस पर, और कितना लीटर पानी चाहिए एक आदमी के हिसाब से रखना है। जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर रखेंगे वहां पर मार्क करेंगे कि यहाँ पीने का पानी रखा हुआ है। वहां पर एक तो इंग्लिश में भी लिखना है, और जो रीजनल लैंग्वेज है यानी कि जैसे उड़ीसा में है तो उड़िया में, ठीक है, बंगाल में है तो बंगाली में, ठीक है, या फिर अपना एमपी में है तो हिंदी में, यानी कि जो भी जहाँ पर है आपको उस लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी लिख के रखना है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर एटलीस्ट जो यूरिनल्स वगैरह है, लेटरिन बाथरूम या जो भी धोने का स्थान है, हाथ वाथ वॉशिंग वगैरह है, तो उससे एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट प्लेस पर लेटरिन बाथरूम, ठीक है, टॉयलेट से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर चीफ इंस्पेक्टर के अधीन होगा, उसकी जांच होगी, ठीक है। बस ये हो गया ड्रिंकिंग वाटर। सेक्शन नंबर जो है बोलता है 20, बोलता है कंजर्वेंसी यानी कि साफ सफाई की बात हो रही है। तो एवरी माइंस जो होगी वो साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वहां पर लेटरिन बाथरूम हमको कितने चाहिए, बाकी रूल्स में मिलेगा कितने लोगों पर एक लेटरिन बनता है। तो यूरिनल्स वगैरह, ठीक है, ये बनाना है आपको, लेटरिन बाथरूम, और मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग करना है, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेंसी यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। ये हो गया सेक्शन नंबर 20। अब जो है यहाँ से 20 तक सेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब इसमें जो भी एमसीक्यू हम बना रहे हैं इसको ध्यान से देखिए और लिख करके रखना है कॉपी में, ठीक है, क्योंकि यही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, जो आज का क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, माइंस एक्ट के कुछ सेक्शन कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। नहीं होंगे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं होंगे, कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट लिखना, जहाँ पर खुदाई 6 मीटर से कम होती हो, पहला। दूसरा बी पॉइंट लिखना कि कोल के केस में खुदाई 15 मीटर से कम हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना कि 20 से कम व्यक्ति काम पर लगाए हो। चौथा वहां पर लिखना आप लोग कि वहां पर माइनिंग मिनरल्स को सर्च करने के पर्पस से की जा रही हो, मिनरल्स को निकालने या सेल करने के पर्पस से ना हो, तो वहां पर लागू नहीं होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कहा नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखना कि माइंस एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा। तो आंसर लिखना कि प्रत्येक माइंस जिसमें 50 लोग या उससे अधिक लोग लगाए गए हैं, 50 या अधिक लोग लगाए गए हैं, कोल के केस में 15 मीटर से अधिक खुदाई होती है, ठीक है। अदर केस में 6 मीटर से अधिक नीचे गहराई में खुदाई की जाती है, सुपरजैसेंट रॉक के नीचे खुदाई की जा रही है, ठीक है, या फिर वहां पर एक्सप्लोजिव का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर ये एक्ट लागू होगा। दोनों कंडीशन आ गई होगी समझ में, कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 4 से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा
कि रेफरेंस टाइम ऑफ डे, यानी कि हिंदी में लिखेंगे कि दिन के समय का हवाला कहाँ से लिया गया है। वो आंसर लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। कहाँ से लिया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बनेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से कॉपी करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को? तो आंसर लिखना यूके ग्रीनविच टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ग्रीनविच टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? तो आंसर लिखना 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहां से। चलिए ठीक, लिखते जाइए भैया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा सेक्शन नंबर 5 से कि चीफ इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो आंसर लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अधीन होता है? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, रीजनल इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसके अधीन काम करेगा? तो आंसर लिखना चीफ इंस्पेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि क्या डीएम, क्या लिखें, क्या डीएम या कलेक्टर को एज अ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन? तो आंसर लिखना है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, यदि किसी डीएम को चीफ इंस्पेक्टर के अधीन, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लिखना, यदि किसी डीएम को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एज अ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो यह किस सेक्शन के अधीन एक्शन नहीं ले सकता है? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 22, 22A और 61। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि इंडियन पीनल कोड के अनुसार या आईपीसी के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर माने जाते हैं? तो आंसर लिखना पब्लिक सर्वेंट। क्या क्या माने जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट। आजकल बेसिक क्वेश्चन भी आता है, लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर माइंस में कब जांच कर सकता है? तो आंसर लिखना इसमें डे और नाइट, दिन या रात कभी भी कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखना, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को किस एक्ट के अनुसार पावर दी गई है? ठीक है, तो आंसर लिख लेना इसमें इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अधीन इनको पावर दी गई है। इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अधीन इन्हें पावर दी गई है कि ये दिन या रात कभी भी जा सकते हैं, जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो आंसर लिखना चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, स्पेशल ऑफिसर माइंस में क्या क्या जांच कर सकता है? तो आंसर क्या लिखो, क्या क्या जांच कर सकता है? तो आंसर लिख लेना यहाँ पर कि माइंस में सर्वे, लेवलिंग और मेजरिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ऑफिसर माइंस में जाने से कितने दिन पहले मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा? तो आंसर लिखना एटलीस्ट 3 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि इंस्पेक्टर को उचित फैसिलिटी देने का काम किसका होगा? तो आंसर लिखना ऑनर, एजेंट और मैनेजर का होगा। उचित फैसिलिटी देना, उनको व्यवस्था देना है। ठीक है, उनको देना है। चलिए सेक्शन नंबर जो है वो 11 के अधीन लिख लेना कि किस सेक्शन के अधीन सिक्रेसी मेंटेन किया जाएगा? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 10 के अधीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि सर्टिफाइंग सर्जन किस सेक्शन के अधीन अपॉइंट होता है? तो आंसर लिखना 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सर्टिफाइंग सर्जन किसके द्वारा अपॉइंट होता है, किसके थ्रू? तो आंसर लिख लेना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिख लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है ये अपॉइंट होगा सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, सेक्शन नंबर जो है 12 पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कमेटी का गठन किस सेक्शन के अधीन होता है? तो 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? तो आंसर लिखना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी में कम से कम कितने मेंबर्स रखना जरूरी है? तो आंसर लिखना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी का गठन किसके द्वारा होता है? तो आंसर लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी में एक चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट होगा? तो आंसर लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कमेटी क्या क्या काम करेगी? सेक्शन नंबर 13 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कमेटी क्या क्या काम करेगी? तो आंसर लिखना, माइंस में एक्ट के अधीन रूल्स रेगुलेशंस की जांच करना। दूसरा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या एक्सीडेंट की जांच करना। तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस या बायलॉस के अधीन, क्या है, रूल्स रेगुलेशन या बायलॉस के अधीन जो है वो देखना, और या फिर उसको क्या करना कि समय समय पर अपडेट करना, टाइम टू टाइम अपडेशन करना। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक, या अपील करना, या अपील को सुनना, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे कि कमेटी मेंबर्स को किसके अनुसार पावर्स मिली है, या कमेटी मेंबर्स को किस सेक्शन के अनुसार या किस एक्ट के अनुसार पावर्स दी गई है? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कमेटी को पावर किसके बराबर होती है? तो आंसर रखना है इंस्पेक्टर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी के द्वारा किया हुआ खर्चा किससे वसूल किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाता है, ऑनर या एजेंट, ऑनर या एजेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लोगे, माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 16 के अधीन एटलीस्ट 1 मंथ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से क्या है, किसे नोटिस दिया जाएगा? तो आंसर लिखना चीफ इंस्पेक्टर, आईबीएम, ठीक है, और डीएम को नोटिस दिया जाएगा माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर किस सेक्शन के अधीन अपॉइंट होते हैं? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो आंसर लिखना ऑनर एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर क्या, सॉरी, एजेंट क्या अपने आप को मैनेजर अपॉइंट कर सकता है? तो आंसर लिखना है यस। कब कर सकता है? जब उसके पास उचित क्वालिफिकेशन हो, तब वो अपने आप को भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल ऑफ द माइंस या पूरी माइंस किसके अंतर्गत रहेगी? तो आंसर लिखना मैनेजर के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18 से क्वेश्चन लिखना कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर किसके अंतर्गत दिया है? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, माइंस में फाइनेंशियल कंडीशन एंड मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल डायरेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आंसर लिखना एजेंट, ऑनर की। एजेंट और ऑनर भी लिख सकते हैं, दोनों की होती है फाइनेंशियल कंडीशन को देखने की। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, मैनेजर क्या क्या काम करता है? तो आंसर लिखना मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये चारों कामों को करेगा। मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल एंड डायरेक्शन का काम करेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर जो है 19 आप लिख लोगे, वहां से क्वेश्चन, माइंस में ड्रिंकिंग वाटर किसी भी लैट्रिन बाथरूम यूरिनल से कितनी दूरी पर होगा? तो आंसर लिखना एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पर होगा। आंसर, माइंस में इफेक्टिव अरेंजमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर लिखना ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, पीने के पानी की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर किसके आदेश के अनुसार रखा जाएगा? तो आंसर लिखना चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, डीजीएमएस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में साफ सफाई या लैट्रिन बाथरूम कितने होंगे या किस सेक्शन के अनुसार रखा जाएगा? तो आंसर लिखना सेक्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में लैट्रिन या बाथरूम
मेल और फीमेल के लिए अलग और कितने बनाए जाएंगे या किसके अनुसार होगा? तो आंसर लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। तो दिस इज द फाइनली कंप्लीट ऑफ सेक्शन नंबर 20। जितने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एटलीस्ट हमने सारे कवर किए हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस कवर है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, मैंने जो बताया है उसको लिख करके रखिए। ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक, और उसको एक दो बार पढ़िए, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके।